कि जब जब इस देश पर कोई भी आपदा आती है, वो एक डायलॉग है ना कि बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, वही काम प्रधानमंत्री का है। जब भी इस देश पे कोई भी संकट आए, आग लगे बस्ती में, मस्तराम अपनी मस्ती में, मोदी जी तो अपनी मस्ती पर निकल जाते हैं। एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं 26/11 की, वो 26/11 की घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लोगों के दिल को दहला के रख दिया था। जब वो घटना होती है, उस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं और लोग मनमोहन सिंह से सवाल करते हैं तो मनमोहन सिंह अपनी सारी मीटिंग्स को छोड़कर, उनको बर्खास्त कर मुंबई की ओर रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर देश को संबोधित करते हैं, देश से माफी मांगते हैं और इतनी बारिश के बीच भी देश को संबोधित करते हैं और पूरे देश से खड़े होकर माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से ये जो घटना हुई, हम सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाए। वो देश से माफी मांगते हैं। लेकिन बड़ी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? पहले तो देश के प्रधानमंत्री भूटान की ओर रवाना हो जाते हैं और इस बात की जानकारी मोदी जी बड़ी बेशर्मी के साथ अपने ट्विटर से द्वारा लोगों को देते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का मन और दिल इससे भी नहीं भरता तो देश के प्रधानमंत्री सुबह ट्विटर पे एक ट्वीट डालते हैं जिसमें वो बिहार की जनता से वोट करने की मांग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि देश के एक ऐसी घटना जिसने लोगों के दिल को हिलाकर रख दिया, जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हों, गृह मंत्री भी रहते हों और तमाम लोग रहते हों, उस जगह पर अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य बनता था, क्योंकि प्रधानमंत्री के घर से और एलएनजेपी अस्पताल की दूरी महज मुश्किल से 15 से 20 मिनट की है। जो लोग इस वीडियो को अदर स्टेट से देख रहे हैं तो उनको भी बता दूं कि पीएम हाउस से जो हमारा जो एलएनजेपी अस्पताल है दिल्ली का, उसकी दूरी महज 15 से 20 मिनट की है। तो जहां देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो लोग इस तरीके की घटना में मारे गए हैं उनके परिवारों से मिलना चाहिए था, तो मोदी जी भूटान में मिल रहे हैं। पर भूटान से ऐलान किया है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी ने ऐलान किया था बिहार से कि बिहार से हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, ठीक उसी तरीके से भूटान से जवाब दे रहे हैं। अरे पहली बात तो ये कि आप उन्हें पकड़ तो लो, आप उन्हें पकड़ो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जहां हमारे देश के अंदर, ये कोई पहली घटना नहीं है, मोदी सरकार के राज में कई घटनाएं हो गई हैं और अब लोगों की जान की वैल्यू पैसे से करी जाती है। विमान घटना हो जाए तो मुआवजा दे दो, ट्रेन पटरी से उतर जाए तो मुआवजा दे दो, कहीं पर किसी हादसे में लोग मारे जाए तो मुआवजा दे दो। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि जब ट्रेन पटरी से उतरती है तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, जब देश में कोई घटना होती है तो रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता, जब कोई पुलिस की सुरक्षा बल में कमी होती है तो गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देता, जब हवाई जहाज क्रैश करता है तो आपका विमान मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता। बड़े बेशर्म लोग हैं, बड़े बेशर्म लोग हैं यार आप। और आपकी हैं राष्ट्रवादी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये बेशरमवादी लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। और आपने जिस तरीके की बात कही है ना, ये जो गोदी मीडिया है ना, इसी ने सरकार के जो उतरा हुआ जो ढीला जो सरकार का जो कच्चा है उसकी बागडोर इन्होंने ही संभाल रखी है। वरना सरकार का कच्चा तो कब का नीचे उतर जाए अगर ये गोदी मीडिया उसको अपने नारे से बांध के ना रखे। में करते हैं, आपने सुना नहीं उनकी बातें, सब कुछ देश हित में करते हैं, परिवार त्याग गया देश। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक और तो देश के प्रधानमंत्री, जो अपने परिवार की बात करी ना, एक और तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो अगर किसी देश के परिवार, जिसको आप देश को परिवार कहते हैं, अगर परिवार के घर में परिजन की लाश रखी हो तो आप विदेश की यात्रा करने जाएंगे? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तो उन लोगों के शव जो मुस्लिम है उनको दफनाया भी नहीं गया था और जो हिंदू है उनको मुखाग्नि दी भी नहीं गई थी। उससे पहले तो बल्लू जेल से फरार हो गया, देश से फरार हो गए। यानी प्रधानमंत्री देश को छोड़कर भूटान के लिए रवाना हो गए। क्या बल्लू कह रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, बल्लू ही है, रंगा और बिल्ला। और क्या है? भूटान में ज्यादा जरूरी काम हो इस घटना से? हाँ हाँ, भूटान में तो ज्यादा जरूरी काम है। भूटान से तो जवाब देंगे मोदी जी। भाई भूटान में सीसीटीवी, जितने भी दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे हैं उनका कंप्यूटर की डिस्प्ले भूटान में लगी हुई है। वहां जाके मोदी जी चेक करेंगे कि मैं पकड़ूंगा कि कौन है। आज तक ये नहीं पता लगा कि वो 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन कहां से आया, वो आज तक पता करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनको ये जरूर पता चल जाता है कि लोगों के पास क्या है क्या नहीं है। वो ये कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, लेकिन वो नहीं पता लगा पाते कि वो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई वो कैसे हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जहां देश की जनता को संकट में छोड़कर विदेश के लिए रवाना हो गए, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या
विदेश का वो प्रोग्राम रद्द नहीं हो सकता? लोग इतने बड़े बड़े कामों को अपने छोड़ देते हैं। जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है, किसी का निधन होता है, तो लोग फोन करके अगर एक बार भी ये कहते हैं ना कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, तो सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझता है। और मोदी जी कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है, तो परिवार के 8 से 10 लोगों की जान चली गई है और परिवार को छोड़कर मोदी जी विदेश के दौरे पर चले गए। बड़ी बेशर्मी की बात है। प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था कि मैं भूटान हो या नेपाल हो या कहीं भी हो, मैं कहीं की भी यात्रा तय नहीं करूंगा जब तक मैं इसके अंदर जो दोषी और अपराधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री भूटान की ओर रवाना हो गए। ये बात तो उन अंधभक्तों को समझनी चाहिए जो सरकार के जूते को आइसक्रीम समझकर चाटने का काम करते हैं। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो भाजपा को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं। जय हिंद, जय संविधान। 2015 में मुझे उम्मीदवार करने की बात आई थी, उन्होंने 15 में नहीं दिया, उन्होंने कहा 20 में इंशाल्लाह आपको देंगे। जब 20 की बारी आई तो किसी ऐसे आदमी को टिकट दिया गया, वो वार्ड का चुनाव लड़ा था, उसमें हार गया, उसको बुला करके पैसे के बुनियाद पर उसको टिकट दे दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्र किया, हमको कहा गया नहीं इंशाल्लाह 25 में किया जाएगा। 25 में भी इंतजार किए, पार्टी के लिए काम किए, तो उसमें 25 में भी आकर के फिर कोई जदयू का जो एनडीए में काम किया है, लगातार 15 साल तक काम किया है, और इस बार भी उन्होंने जो एनडीए में काम करने वाले लोग थे उन लोगों को बुला बुला करके टिकट देने का काम किया है। तो ये उस पार्टी से निकलने का भी हमारा कई सबब है कि उन लोगों को दिया गया। लेकिन फिर भी हमने से देखिए, इस पार्टी में उलमा की बात कही जाती है। बैरिस्टर साहब को वही आलिम अच्छा लगता है जो सिर्फ खाल अल्लाह खाल रसूल करे, मदरसे में रहे और उनको आशीर्वाद देते रहे। जो उलमा सियासत के मैदान में काम करना चाहते हैं उससे बैरिस्टर साहब को कोई लेना देना नहीं है। उसको इमोशनल करके सिर्फ काम कराना है, उसके बाद उसको फेंक देना है। और जो बिहार का सदर है वो तो उलमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या लगता है आपको इस हार के पीछे एआईएम वगैरह या पीस पार्टी या बसपा को महागठबंधन में शामिल ना करना भी एक समस्या रही, मतलब एक कारण रहा? नहीं, बसपा को भी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए और एमआईएम को महागठबंधन में नहीं लिया गया। एक बात यह है कि क्या, एक बात तो उन्होंने लालू प्रसाद ने भी, तेजस्वी ने भी कहा ना कि आप जब महागठबंधन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, बिहार में जो मुसलमान अक्सरियत है, जहां पर मुसलमान 70% 72% है, वहां तो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। क्या हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं हमको गठबंधन में रखेंगे? 2 सीट देंगे तो अवैसी कहेंगे हम कहीं नहीं देने को तैयार है। क्या वो देंगे? ठीक है, अगर वो तैयार है तो अखिलेश को भी दे दे, इनको भी दे दे। तो आप बिहार में हमारी अक्सरियत को भजाने के लिए या अक्सरियत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने तो ये खेल कर दिया कि भाई हम वहाँ पर अक्सरियत है इसलिए हम वहाँ पर लड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत नुकसान किया। बल्कि 7-8 सीट ऐसी है जहाँ पर पहले हमारे यहाँ 22 MLA हुआ करते थे और अब 10-11 पर पहुँच चुका है, 5 तो उन्हीं का है। तो सवाल इस बात का है फिर किसको हराया आपने? मुसलमान को हरा के मुसलमान को जिताया। बीजेपी का या एनडीए का कोई भी, एनडीए का कोई जैसे जदयू है और किसी को हरा के उन्होंने नहीं जीता। जो भी गठबंधन का उम्मीदवार था जो पहले से जीता हुआ था उन लोगों को हराने का काम किया। ओवैसी साहब कहते हैं कि हम किसी को हराने के या जिताने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे, हम अपनी मुस्लिम लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं। किस बात के मुस्लिम लीडरशिप भाई? आज़ादी के बाद तक आपसे क्या कि हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तान का चुनाव हो रहा है क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैंने इस बात मुताला करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए, उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए, या जो भी उनकी संस्थाओं को, चाहे दीनी इदारे हों, मसाजिद हों, मकाबिर हो, खानकाएँ हों, इन तमाम चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सेकुलर हुकूमत के साथ रहें, सेकुलर जमात के साथ रहें। जो सेकुलर जमात है उसी में खैर, अगर हिंदुस्तान में हम मुस्लिम क़यादत कर लें। आप बैरिस्टर साहब बहुत काबिल हैं। 70 सालों से तो आप साथ ही दे रहे हैं ना, तो क्या मिल रहा है आपको? भाई 70 सालों में जब फिरका परस्त, एक बात बताइए, बीजेपी ने जो फिरका परस्ती का जहर घोला है, इन्होंने एक 82% हिंदू बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने एक जहर दे दिया है। अब वो कहीं अगर 30% 32% भी एक हो जाते हैं तो उनकी जीत हो जाती है। आपने चाहते हैं आपका नेतृत्व बढ़े आगे, आपका नेतृत्व आए आगे? नहीं, हम तो चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि आपने क्यों कहा सेक्युलर के लोगों के साथ रहना चाहिए? नहीं, सेकुलर क्या, तो हम क्या फिरका पर जो बीजेपी कर रहे वही करें। और एक बात सुन लीजिए, अभी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात करें। आपको मालूम होगा, मेरे इल्म में है, शायद आपको भी, जब सरकार कांग्रेस की गिरने वाली थी
तो उन्होंने बीजेपी की सरकार को एक ही आदमी अकेले वोट दे, सैफुद्दीन सोज साहब, उन्होंने एक वोट से सरकार को बचाने का काम किया, या सरकार को वाजपेयी जी को गिराने का काम किया। तो सवाल है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का दर्द जो उनके सीने में सिर्फ बैरिस्टर साहब के नहीं है, सारे लोगों को अपने अपने हिसाब से है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में है, और बिहार में और भी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के सीने में तबका दर्द है। ये तो इमोशनल करके अब क्या होगा मालूम है, ये बिहार में जो 5 सीटें आई, अब उसके दिखा करके पूरे हिंदुस्तान में टिकट बेचने का काम होगा। पूरे हिंदुस्तान में टिकट बेचेगा, लाइन लग करके टिकट बिकेगा, और होगा नतीजा क्या कि बीजेपी को फिर मुत्तहिद कर देगा, फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये सारा नतीजा है। इसलिए बैरिस्टर साहब से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई आप सिर्फ चुनाव लड़िए, लड़ने के लिए किसी को कोई मना नहीं, तरीके से चुनाव लड़ा जाए।